काम कर रहे हो चाहे आप एडवांस काम कर रहे हो, जो फाइनल आउटपुट है ना, उसको देख के पता चलना चाहिए कि ये एक प्रो का काम है। अगर आपके काम में और एक बिगनर के काम में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे इंस्ट्रक्शन सेम है, तो इसका मतलब ये है कि आपको भी बेसिक पे कमांड हासिल करने की ज़रूरत है। आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। आप सब बताओ। तो ये जो भी मैं आपको एक्टिविटीज़ दूंगी, आप सब ने, चाहे जो इस टूल के बारे में जानते हैं, नहीं जानते, पहले काम कर चुके हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप सब ने इनको परफॉर्म करना है। एंड मेक श्योर कि जो लोग ऑलरेडी इन टूल्स पे महारत रखते हैं, इन टूल्स के बारे में जानते हैं, आपका काम बताए कि जी आप प्रोफेशनल हैं। बिल्कुल हमने आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं ऑन द सेम पेज, बिकॉज फाइनल असेसमेंट जो आप लोग परफॉर्म करोगे वो सब ने एक जैसी परफॉर्म करनी है ना, इंस्ट्रक्शन सेम होती हैं। फ्रीलांसिंग में जब काम किया जाता है तो क्लाइंट जो इंस्ट्रक्शंस आपको देता है वो सबके लिए सेम होती है ना, लेकिन काम करने वालों का डिफरेंस होता है। आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। आप सब बताओ। सो अटेंडेंस मार्क हो चुकी है, अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप इनकी चैट ऑफ कर दें व्हेन आई एम डन, तो फिर आई विल टेक योर क्वेश्चंस। आज हमने पेन टूल को ही कंटिन्यू करना है, इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम पेन टूल की इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट लेवल की असाइनमेंट करेंगे। इस असाइनमेंट में आपने क्या करना है, किस तरह से परफॉर्म करनी है, सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो अभी आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है पेन टूल की इंटरमीडिएट असाइनमेंट। कुछ लोगों को लास्ट टाइम जो बिल्कुल बिगनर थे, ये इशू आ रहा था कि हम रोटेट कैसे करते हैं, कर्व कैसे बनाते हैं। अगर आप लोगों ने वो गेम प्ले की होगी तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरह से किसी भी शेप को, किसी भी पाथ को रोटेट या कर्व फॉर्म में कैसे ड्रॉ करते हैं। जिनको अभी भी स्टिल कन्फ्यूजन है वो आई एम श्योर आज क्लियर हो जाएगी। सो हमने करना क्या है, यहाँ से पेन टूल सिलेक्ट करते हैं। पेन टूल सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की इज पी। आप डायरेक्ट पी प्रेस करके भी पेन टूल सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने भी पी प्रेस किया और पेन टूल सिलेक्ट हो गई है। तो इसमें जो पेन टूल के बिहेवियर है उसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी कि आपको टूल की शक्ल देख के आइडिया हो जाता है कि ये टूल कैसा बिहेव करेगा, या किस तरह से परफॉर्म करेगा। आज हम कुछ हेल्पिंग टूल्स भी देखेंगे जो पेन टूल के साथ एक स्किल को कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद फराहम करते हैं। उसमें कलर का टूल आ जाता है। अगर किसी शेप में कलर की बात की जाए ना, क्योंकि अमूमन डिज़ाइन में कलर बहुत सी जगह पे फेल होता है, किसी भी डिज़ाइन में कलर का इस्तेमाल मुख्तलिफ जगहों पर किया जाता है। अभी हम चूंकि डिज़ाइन नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ टूल को डिस्कस कर रहे हैं, और ये टूल जो एक शेप बनाता है इसमें दो जगह पे कलर का इस्तेमाल होता है। एक कलर फिल होता है और एक उसकी आउटलाइन होती है। अभी आप स्क्रीन पे जो असाइनमेंट देख रहे हैं, जो एक्टिविटी आप देख रहे हैं, ये स्ट्रोक है, इसमें कलर फिल नहीं है। जो सिर्फ आउटलाइन होती है या बाउंड्री होती है उसको स्ट्रोक कहा जाता है। स्ट्रोक की अपनी बेशुमार प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपको सिर्फ स्ट्रोक पे कमांड हासिल होती है तो आप बहुत अच्छी इलस्ट्रेशंस बना सकते हो, बहुत अच्छे कार्टून्स, करेक्टर्स, ये तमाम चीज़ें आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज हम स्ट्रोक टूल की भी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, और मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी कि इलिस्ट्रेशन में या वेक्टर ट्रेसिंग में हम कलर को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अमूमन अगर हम फ्रीलांसिंग में काम करते हैं ना, तो क्या होता है कि अगर आप कोई इलिस्ट्रेशन बना रहे हो या वेक्टर ट्रेसिंग कर रहे हो, वेक्टर ट्रेसिंग बेसिकली होती है कि क्लाइंट ने आपको एक इमेज सेंड किया, वो इमेज कोई लोगो हो सकता है, वो इमेज कोई शेप हो सकती है, कोई आइकन हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, और क्लाइंट ये कहते हैं सॉरी, और क्लाइंट ये कहता है कि मुझे इसको एक वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको रीड्रॉ करते हैं। तो रीड्राइंग के टाइम पे अमूमन कलर हम वही इस्तेमाल करते हैं जो कि क्लाइंट की ओरिजिनल रेफरेंस में मौजूद होते हैं या ओरिजिनल पिक्चर में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ये भी होता है कि क्लाइंट आपसे ये कहता है कि बीइंग अ डिज़ाइनर या बीइंग एन इलिस्ट्रेटर, आप अपनी क्रिएटिव फ्रीडम को इस्तेमाल करते हुए कलर्स चूज करें। तो वो कलर्स भी हम किसी फॉर्मूला के तहत इस्तेमाल करते हैं, रैंडम कलर्स फिल नहीं करते। आज मैं आपको दो तरीके बताऊंगी कैसे हम किसी भी वेक्टर ट्रेसिंग में या इलिस्ट्रेशन में कलर फिल करते हैं, और उसी को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट करोगे। अभी जो हम स्किल सीख रहे हैं इसको वेक्टर ट्रेसिंग भी कहते हैं और इलिस्ट्रेशन भी कहते हैं। जब एक
शेप या एक पाथ कलर हो जाता है तो उसको इलिस्ट्रेशन कहा जाता है। अभी जो आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे एक अम्ब्रेला है और एक सी शेल है, ये इलिस्ट्रेशन नहीं है, सिर्फ एक आउटलाइन है जिसको कि हम आज पहले ट्रेस करेंगे एंड देन इलिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पेन टूल से। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये चूंकि कर्व है तो लास्ट टाइम तो जो हमने देखा था उसके हिसाब से क्या उसे कहते हैं कि हमने कर्व्स को नहीं देखा था। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप लोग वेक्टर ट्रेसिंग कर रहे होगे ना, बिकॉज अभी मैं इस पर ट्रेस करूंगी किसी भी तरह से तो वो हो सकता है नजर ना आए बिकॉज ऑलरेडी कलर बहुत डार्क है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लेयर मौजूद होती है, जो रेफरेंस की लेयर मौजूद होती है, उसकी ओपेसिटी को हम कम कर लेते हैं। राइट साइड पे लेयर पैनल ओपन है, दिस इज द लेयर पैनल जिसके साथ एक आई नजर आ रही है। मैं इसको ऑफ करूंगी तो ये गायब हो जाएगा। ऑफ नहीं करना, हमने इसकी ओपेसिटी को कम करना है। ओपेसिटी को कम करने के अलावा जो प्रोफेशनल तरीका इस्तेमाल किया जाता है ना इलिस्ट्रेशन के लिए या वेक्टर ट्रेसिंग के लिए, वो क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सर्च करते हैं कोई भी एक लोगो जिसको कि हम लेट्स सपोज ट्रेस करना चाहें। लेट्स सपोज ये एक इमेज है जिसको कि हमने ट्रेस करना है। क्लाइंट आपको सेंड करता है, पहले तो इसको हम सेव कर लेते हैं कि मे बी रेफरेंस के तौर पे। ये पीएनजी फाइल नहीं, हमें पीएनजी फाइल चाहिए। थिंक इट्स अ पीएनजी। प्रोफेशनल तरीका वेक्टर ट्रेसिंग का ये होता है, तो आपके असाइनमेंट्स है ना, तो इसलिए आपको मिलेगी इलिस्ट्रेशन की फाइल, इलिस्ट्रेटर की फाइल मिलेगी। अदरवाइज क्लाइंट आपको इमेज फाइल सेंड करता है। तो आपने इमेज फाइल को किस तरह से प्लेस करना है, आप न्यू फाइल ओपन करेंगे और यहाँ से फाइल के मेन्यू में जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे एंड इसको मैंने यहीं पे सेव किया था, कहाँ गया? चलो हम ना कोई और यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, नेस्कैफे को प्लेस करते हैं। ये हमने एक नॉर्मली इमेज को ओपन किया वेक्टर ट्रेसिंग के लिए। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा, जस्ट अ मिनट। आई एम सॉरी, मेरा नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कह रहा है। रमशा मुझे बताइएगा आवाज क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है? ओके, थैंक यू। ऑलराइट, सो जब आपने प्रोफेशनली वेक्टर ट्रेसिंग स्टार्ट करनी है आई थिंक ये फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था। आई एम वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। रमशा, इज इट फाइन नाउ?
स्क्रीन और आवाज ठीक है? ओके, थैंक यू। सो हम बात ये कर रहे थे कि जब हम ट्रेसिंग करते हैं तो हम सेपरेटली एज अ टेम्पलेट उस फाइल को प्लेस करते हैं। उससे क्या होता है कि अब आप अगर इधर देखेंगे लेयर वाले पैनल में, तो ये टेम्पलेट फॉर्म में प्लेस हुआ है, इसकी ओपेसिटी भी एडजस्टेड है और ये लॉक लेयर है। आप अगर इस पे पेन टूल को इस्तेमाल करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आप क्या पाथ ड्रॉ कर रहे हैं, वो इनकन्वीनियंस नहीं होती। अदरवाइज आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता है अपनी ओपेसिटी को, जो कि हम इस फाइल में करेंगे। और वो करने का तरीकाकार क्या होता है, आप इस पर क्लिक करें। ये जो आपकी लेयर है, आपने लेयर को सिलेक्ट करना है। जब लेयर सिलेक्ट होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस लेयर पे क्लिक करते हैं तो लेयर चूंकि लॉक है इसलिए सिलेक्ट नहीं हो रही। पहले हमने लॉक को ब्रेक किया। लेयर की बिल्कुल राइट साइड पे जो सर्कल है आपने उसको क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो उसके साथ एक ब्लू कलर का स्क्वायर अपेयर होगा। दैट मीन्स कि अब ये वाली लेयर सिलेक्टेड है। लेयर को सिलेक्ट करने के बाद ये 3 डॉट्स है, इसमें एक ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है। इस ट्रांसपेरेंसी में ओपेसिटी को हम कर लेते हैं 50% या इससे भी कम कर लो, ताकि आपके लिए ड्रॉ करने में आसानी हो, आपको नज़र आ रहा हो कि कौन सा कलर जो है वो इसमें फिल हो रहा है। और इट इज़ गुड कि आप लेयर को लॉक कर लें ताकि आप जो उस पर काम कर रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो। इलिस्ट्रेटर की सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर ऑटोमेटिकली लेयर्स बन जाती हैं। हर एक काम बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लेयर में होता है। फोटोशॉप पे समटाइम्स हमें लेयर्स खुद से बनानी पड़ती है, मैनुअली काम होता है, लेकिन इलिस्ट्रेटर इन दैट वे इज़ वेरी स्मार्ट कि इजीली चीज़ों को पिक कर लेते हैं। ओके, सो अब हम सिलेक्ट करते हैं अपना पेन टूल। ये नीचे कलर बॉक्स में ऑप्शन है कि क्या कलर फिल होगा और क्या कलर का स्ट्रोक होगा। तो अभी हम कलर फिल तो नहीं कर रहे, हम स्ट्रोक को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। स्ट्रोक पे डबल क्लिक करेंगे, कलर बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें से लेट्स सपोज हम ये ब्लू कलर का अभी स्ट्रोक सिलेक्ट करते हैं ताकि हम इस पे ड्रॉ कर सकें। ओके, कर्व क्रिएट करने के लिए अभी देखो स्ट्रेट लाइन है, मैं जहां पे भी क्लिक करूंगी वो एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि आपने चाहे स्ट्रेट ही अपना नेक्स्ट रेफरेंस पॉइंट लेना, जिसको हम एंकर पॉइंट कहते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक एंकर पॉइंट लेती हूँ, लेकिन आपने अपनी की को रिलीज नहीं करना। जब तक आप उसको अपने कर्व को क्रिएट नहीं कर लोगे, चाहे आप माउस इस्तेमाल कर रहे हो चाहे आप कीबोर्ड से काम कर रहे हो, आपने की को रिलीज नहीं करना और आपने उसको ड्रैग करना है इस तरह से। जहाँ पे आपको कर्व चाहिए आप वहाँ पे उसकी सेटिंग करने के बाद अपनी की को रिलीज करेंगे। जैसे आप की को रिलीज करेंगे आपके पास 2 आर्म्स आ जाएंगे, इनको हैंडल्स कहा जाता है। बाय डिफॉल्ट अगर हम कॉर्नर टू कॉर्नर ड्रॉ कर रहे हो या हम स्ट्रेट लाइंस बना रहे हो अपने पेन टूल से, तो उस पे हैंडल्स नहीं आते। हैंडल्स तब आते हैं जब आप कोई कर्व क्रिएट करते हैं, और ये हैंडल्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। आप इन हैंडल्स की मदद से अपनी ड्राइंग को, अपनी इलिस्ट्रेशन को किसी भी वे में चेंज कर सकते हो। अब होता क्या है, अब ये तो कर्व मैंने क्रिएट कर लिया। अगर मैं नेक्स्ट कर्व क्रिएट करना चाहूंगी तो चलो ये तो सही से क्रिएट हो रहा है, लाइक ऑलमोस्ट उसी शेप में आ रहा है। बट समटाइम्स क्या होता है कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो इस हैंडल की डायरेक्शन में होगा। जो ये वाला हैंडल है ना राइट साइड वाला, ये इस हैंडल की डायरेक्शन में वो आपको नेक्स्ट पॉइंट देगा। अभी हम देखेंगे आगे ऐसा केस भी आएगा जहां पे हमें इस हैंडल को रिमूव करना होगा। फिल वक्त ये हैंडल हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा, हमारा कर्व सही से आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक और कर्व ले लेते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। अब हमें ये वाला कर्व क्रिएट करना है। इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आप उसको रिलीज नहीं करेंगे, आप अपना कर्व क्रिएट करेंगे एंड देन आप उसको रिलीज करोगे। अब मुझे यहाँ पे कर्व क्रिएट करना है। अब ये हैंडल प्रॉब्लम कर रहा है। अब ये हैंडल जो है ये उस तरह से ड्रॉ नहीं कर रहा, उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा जिस डायरेक्शन में मुझे कर्व चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ यहाँ भी मुझे कर्व देगा, इधर भी कर्व दे रहा है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो ये कर्व कभी भी मैं एडजस्ट नहीं कर सकूंगी क्योंकि वो कर्व की डायरेक्शन ही सही नहीं है। सो इस केस में हम इस हैंडल को रिमूव करते हैं, जो हैंडल आपके नेक्स्ट पॉइंट की डायरेक्शन डिसाइड कर रहा होता है। और हैंडल को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसी एंकर पॉइंट पे जाते हैं, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करते हैं और इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, हैंडल रिमूव हो जाता है।
अब जो प्रीवियस हैंडल है ये बहुत काम की चीज़ है, ये भी आपको बताऊंगी यहाँ पे कैसे काम आएगा, इसको रहने दें। और अब हम अपना नेक्स्ट रेफरेंस पॉइंट लेकर यहाँ से कर्व क्रिएट करेंगे और फिर इस वाले हैंडल को डिलीट करेंगे। ये सर्कल अपीयर हो गया, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारी शेप क्लोज हो जाएगी। ओके, सो हमने ये एक शेप क्रिएट कर लिया। अब जो हैंडल्स नज़र आ रहे हैं ना, इन हैंडल्स की मदद से आप अपनी शेप को, अपने पाथ को, जो इलिस्ट्रेशन आपने बनाई है उसको चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हुए एंकर्स को एडजस्ट करते हैं। तो हैंडल्स को अगर एडजस्ट करना, वो भी हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम पहले थोड़ा सा कलर कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल हो। अभी ये स्ट्रोक, इसका जो पॉइंट है, इसका साइज 1 पॉइंट है, दैट्स वाई ये इतना विजिबल नहीं है। हर एक टूल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो उसके फंक्शंस होते हैं, जो उसकी ऑप्शंस हैं, वो आपको प्रॉपर्टी बार में मिलती हैं। अब जैसे जो मैंने एक शेप ड्रॉ की है, इस शेप के साथ आप जो जो काम कर सकते हैं, जो जो इसके ऊपर आप फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, वो तमाम ऑप्शंस आपको प्रॉपर्टी बार में नजर आएंगी। अगर स्ट्रोक का साइज हम इंक्रीज करें यहाँ से, तो ये इंक्रीज हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड, इसकी ट्रांसपेरेंसी, एक मिनट दीजिएगा मुझे, इसका कलर विजिबल नहीं है, इसको जरा हम विजिबल कर लें। ओके, सो यहाँ से आपको जो है, आप स्ट्रोक का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसकी शेप में कलर फिल कर रहे हैं ताकि हम ये देख सकें कि आप हैंडल्स का इस्तेमाल करते हुए कैसे अपनी शेप को चेंज करते हो। कलर बॉक्स में एक एरो मौजूद है, जब आप इस एरो पे क्लिक करते हैं तो आपका जो स्ट्रोक है वो स्वैप होके फिल हो जाता है और स्ट्रोक ख़त्म हो जाता है। आप इस तरह से भी कलर फिल कर सकते हो, या आप सिंपली, ये स्ट्रोक है और इसके नीचे 3 बॉक्सेस हैं, इसमें कलर है, ग्रेडियंट है और नन है। अगर मैं नन पे क्लिक करूंगी, स्ट्रोक खत्म हो जाएगा। फिल वाले बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से मैं अगर कलर वाली ऑप्शन को चूज करूंगी तो उसमें कलर फिल हो जाएगा। देन हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और अगर तो किसी पॉइंट के हैंडल्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि इस पॉइंट के हैंडल थे, इस एंकर पॉइंट के, मैंने एंकर पे क्लिक किया, उसके हैंडल्स आपके सामने नजर आ गए। अब आप हैंडल्स को ड्रैग करके उनकी मदद से आप मजीद इस शेप को कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, इवन आफ्टर ड्राइंग। ये हैंडल्स आपको ड्राइंग के दौरान भी मदद फराहम करेंगे और ड्राइंग या जो आपकी इलिस्ट्रेशन है, ट्रेसिंग है, वो कंप्लीट होने के बाद भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। सो इस तरह से जो है आपने अपनी इंटरमीडिएट वाली असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। इन सारे जो भी आपको शेप दी गई है, जो भी आपने ड्रॉ करना है, आप इस तरह से उसको कंप्लीट करोगे। कंप्लीट करने के बाद फिल वक्त आप इसमें स्ट्रोक फिल नहीं करोगे। स्ट्रोक की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं जिन पे हमने काम करना है। अभी हम कलर की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। आप सॉलिड कलर फिल करोगे जितनी भी आप ड्राइंग्स बनाओगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से अगेन पेन टूल लेते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं, तो सिंपल है, इस पर क्लिक और ये ड्रॉ हो गया। अगर आप नया नया पेन टूल इस्तेमाल कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि आप कंफ्यूज ना हो, तो कोशिश करो कि जब आप ट्रेसिंग कर रहे हैं ना, तो आपका फिल वाला ऑप्शन नन हो। सॉरी, उससे क्या होता है कि वो ना पाथ के हिसाब से फिल कर रहा होता है, तो एक बिगनर कंफ्यूज भी हो सकता है कि शायद मेरी ट्रेसिंग सही से नहीं हो रही। लेट्स सपोज अगर हम ये क्रिएट करते हैं जो वेव्स हैं, अगर हम इन वेव्स को क्रिएट करते हैं फिल ऑप्शन ऑन के साथ, तो क्या होगा, इसको हम ऑफ करते हैं। अगेन हमने कर्व क्रिएट किया, हैंडल को रिमूव किया। अब ये देखो, इस पॉइंट पे आगे हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्या हो गया, ये तो कलर फिल नहीं हो रहा, ये तो अजीब सी एक खिचड़ी बन रही है। तो हालांकि ये बिल्कुल एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है। जैसे आप इसको रिमूव करके अगेन कर्व क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट एंकर पॉइंट लेंगे, तो आपकी शेप सेट हो जाएगी। कंफ्यूजन से बचने के लिए अच्छा है कि आप शुरू में कलर वाला ऑप्शन चूज ना करें,
आप स्ट्रोक के साथ अपनी इलिस्ट्रेशन को कंप्लीट करें। जब आप पाथ क्लोज कर लें, इलिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लें, देन जो है आप उसमें कलर फिल कर सकते हो या स्ट्रोक कर सकते हो। यहाँ पे अगर पेन टूल की बेसिक चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं उसके हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। देन आई विल एक्सप्लेन कि हम किस रूल के तहत अपनी इलिस्ट्रेशन में या वेक्टर ट्रेसिंग में कलर फिल करते हैं अगर क्लाइंट ने कलर्स ना बताए हो। मैं आपकी चैट ओपन कर रही हूँ, यू गाइज विल रेज योर हैंड्स और उसके बाद यू विल आस्क योर क्वेश्चंस। जी नासिर, डू यू हैव अ क्वेश्चन? इनकी चैट ओपन कर दें, अभी आप लोग चैट में पूछोगे, सेशन के एंड पे जो है हम ऑन माइक बात करेंगे। तो अभी पेन को रोटेट करने के हवाले से अगर किसी को कोई क्वेश्चन है कर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लोग पूछ लो, देन फिर हम कलर पे चलते हैं। आसान तो बहुत है आई एम श्योर, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी ना फर्स्ट सेशन में कि हम इसको रोटेट कैसे करेंगे, कर्व कैसे क्रिएट करेंगे। ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी सेम चीज़ है। शिफ्ट कब इस्तेमाल करेंगे सिद्रा? वेरी गुड क्वेश्चन। वो हम एक्सपर्ट वाली एक्टिविटी में इस्तेमाल करेंगे आफ्टर दिस एक्टिविटी। ओके ठीक है, चैट इनकी ऑफ कर दें। मेजॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। तो पहले हम जरा ये देख लेते हैं कि हम किस तरह से शिफ्ट को इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर आप लैब में पहले कर चुके हो। जो तरीका आज मैं आपको बताऊंगी आपने उस तरह से आज वाली असाइनमेंट को करना है। द क्लाउड हैज़ क्वाइट हार्ड कॉर्नर्स, या वो आपको फिर प्रैक्टिस से बनाने पड़ेंगे ना, आपको कमांड होनी चाहिए। मैंने इसीलिए बताया कि समटाइम्स ये होता है कि ड्यूरिंग इलिस्ट्रेशन हमारा कर्व या कॉर्नर ठीक से नहीं बन रहा होता, तो फिर हम क्या करते हैं कि अपनी इलिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं और थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट बाद में कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक टिप बता देती हूँ। लेट्स सपोज अगर हम इस क्लाउड की बात करें और इसको हम ड्रॉ करते हैं। इनिशियली हम बिल्कुल रफ ड्राइंग करेंगे। यहाँ से मैं स्ट्रोक फिल कर रही हूँ ताकि शेप हमें कंफ्यूज ना करे। पर्पसली मैं इसको थोड़ा सा रफ ड्रॉ कर रही हूँ ताकि हम बाद में एडजस्टमेंट करें। आपका टूल कितना बेसिक है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि जो आप आउटपुट डिलीवर कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल, वो कितना फ्लॉलेस है। कुछ लोग बेसिक टूल से बहुत फ्लॉलेस काम करते हैं, कुछ लोग एडवांस टूल से भी बहुत बेसिक काम करते हैं, और हमारा फोकस ये है कि हम लोगों ने बेसिक टूल हो या एडवांस टूल हो, हमारा काम शुड बी प्रोफेशनल। अभी देखिए बिल्कुल एक रफ से हमने स्केच बना लिया। अब अगर इसको रिफाइन करना होगा तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ सिलेक्शन टूल, और यहाँ पे हम अगेन उसके एंकर देखेंगे कौन कौन से हैं, कैसे हम इसको मज़ीद रिफाइन कर सकते हैं। ये फिर आप जितनी अटेंशन टू डिटेल करोगे उतने ही आपके कॉर्नर्स, आपका काम उतना ही रिफाइन होगा। तो ये बाद में भी रिफाइन हो सकता है। और आप ये भी कर सकते हैं बाद में इसमें कोई एंकर पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। अपनी बनी बनाई ड्राइंग में भी एंकर पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं जिसकी मदद से आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सो डिपेंड ये करता है कि आपका जो काम है, जिस तरह से क्लाइंट ने की रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना चाहिए। ओके अब पहले शिफ्ट रूल को डिस्कस कर लें, देन मैं आपको कलर्स रूल बताऊंगी। ये आपकी एक्सपर्ट लेवल की असाइनमेंट है। इसमें आप लोग फिल करोगे कलर। स्ट्रोक अभी आपने फिल नहीं करना है ना इसमें ना इंटरमीडिएट में, दोनों एक्टिविटीज़ में आपने सॉलिड कलर फिल करना है। अभी हम स्ट्रोक वाले पार्ट पे जा ही नहीं रहे। पेन टूल इंटरमीडिएट जो आपकी असाइनमेंट है उसमें आप मोनोक्रोमेटिक तरीके से कलर को फिल करेंगे और इसमें आप पॉप आर्ट फिल करोगे। पॉप आर्ट क्या होता है, उसके कलर्स क्या हैं, ये आप लोग सर्च करेंगे। थोड़ी सी रिसर्च करो गूगल पे कि पॉप आर्ट किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन से कलर्स आते हैं, और वो कलर्स आप अपनी इस ड्राइंग में फिल करेंगे। इस ड्राइंग में 1 2 3 4 5 6 शेप्स होंगी। वेक्टर में 6 वर्ड्स होते हैं, तो ये आपकी 6 शेप्स बनेंगी। हर एक शेप के साथ उसकी एक्टिविटी बताई गई है कि आपने किस किस तरह से पेन टूल को इस्तेमाल करना है। उन्हीं को फॉलो करते हुए आप इसको करेंगे एंड मेक श्योर कि दिस इज एक्सपर्ट असाइनमेंट। इसमें कोई आपका 1 इंच या 1 पिक्सल भी यहाँ से वहाँ ना हो। जैसा ओरिजिनल ड्राइंग है, जैसे ओरिजिनल स्केच है, आपकी ट्रेसिंग भी वैसी ही होनी चाहिए, डिट्टो वैसी, डैशेस के ऊपर आपकी लाइंस आनी चाहिए।
देन आप क्या करेंगे, आप गाइड को डिलीट कर देंगे या इसको ऑफ कर देंगे और अपनी ट्रेसिंग जिसमें आपने पॉप आर्ट के कलर्स फिल किए होंगे उसको इमेज फॉर्म में सेव करके ग्रुप में अपलोड करेंगे। सो शिफ्ट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? हाँ, शिफ्ट का इस्तेमाल यहाँ पे कुछ आपको गाइडलाइन भी दी गई है। जो ऑरेंज कलर में है वो हर एक पाथ का फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप होता है सबसीक्वेंट स्टेप। सबसीक्वेंट स्टेप हम पेन टूल के लैंग्वेज में कहते हैं उस स्टेप को जो पहले एंकर पॉइंट का रिजल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप लोग हम प्रीवियस एक्टिविटी को देख रहे थे तो उसमें कर्व के बाद जो स्टेप होता है वो डिफाइन करता है हैंडल, उसकी डायरेक्शन उसकी शेप हैंडल डिफाइन करती है, उस स्टेप को हम सबसीक्वेंट स्टेप कहते हैं। क्लिक लोकेशन गाइड के कुछ कर्सर्स हैं। हैंडल रिलीज आपने कहाँ पे करना है, अपने कर्सर को कहाँ पे आपने रिलीज करना है उसके भी आपके पॉइंटर्स मिलेंगे। योर एम का मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी शेप कंप्लीट हो रही है। सो लेट्स से कि आप किस तरह से इसको कंप्लीट करोगे। पेन टूल सिलेक्ट करते हैं, दिस इज योर फर्स्ट क्लिक, होल्ड शिफ्ट एंड क्लिक। शिफ्ट से क्या होता है, आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। जब आपने खुद से फॉन्ट क्रिएट करना हो, ज्योमेट्रिक शेप्स बनानी हो, कोई ज्योमेट्रिक इलिस्ट्रेशन बनानी है या एक ऐसा वेक्टर ट्रेसिंग है जिसमें स्ट्रेट लाइंस है, तो हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं शिफ्ट का। अब वैसे ही मेरी लाइन में कितनी भी कोशिश कर लूँ बहुत मुश्किल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, लेकिन जैसे आप शिफ्ट की प्रेस करते हैं, देखो ये ओरिजिनली मेरा कर्सर यहाँ पे है, जैसे मैं शिफ्ट की प्रेस करूंगी लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। सो यहाँ पे इसको प्रेस किया और इसी तरह से इधर क्लिक करना। ये देखो ये डिफरेंस आ रहा है, आप लोगों का नहीं आना चाहिए। इट हैज टू बी एग्जैक्टली लाइक द डैशेस। अभी डिफरेंस इसलिए आ रहा है बिकॉज मेरा क्लिक सही नहीं है, मुझे इस जो है इंटरसेक्ट पे क्लिक करना था ताकि मेरा वो सही से क्रिएट हो दिस थिंग। अब बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। शिफ्ट के साथ स्ट्रेट लाइंस क्रिएट होती हैं। सो हम यहाँ पे ये भी प्रैक्टिस करेंगे कैसे आप स्ट्रेट लाइंस क्रिएट करते हैं। अभी शेप क्रिएट हो चुकी है, इसमें आप कोई भी कलर फिल कर सकते हो। जो कलर आपने इस वाली असाइनमेंट में फिल करने हैं वो होंगे आपके पॉप आर्ट के कलर्स। और स्ट्रोक को आप ऑफ कर देंगे, स्ट्रोक पे क्लिक करें, यहाँ से नन कर दें। ई में बहुत ज़्यादा शिफ्ट की इस्तेमाल होगी, जहाँ जहाँ इस्तेमाल होगी वहाँ पे लिखा हुआ है। कर्व आपने कैसे क्रिएट करना है उसकी गाइडलाइन बताई गई है कि कहाँ पे आपने होल्ड करना है पेन को, कैसे आप रिलीज करेंगे। सो ये आप इस तरह से असाइनमेंट कंप्लीट करोगे। अब आ जाते हैं कलर फिल के रूल्स की तरफ। कलर फिल की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आमतौर पे जो लेटेस्ट टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है आजकल इलिस्ट्रेशन फिल करने के लिए या वेक्टर ट्रेसिंग फिल करने के लिए, उसको कहा जाता है मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम। इसको हम थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दें ताकि आप लोगों को आइडिया हो। पहले हम देखेंगे मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम क्या होती है, देन आई टेल यू कि इसका किस रूल के तहत हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अभी देखो जो आपके सामने ये इंटरमीडिएट वाली एक्टिविटी है ना, ये बिल्कुल एक प्लेन स्केच है। आपने इसको इलिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करना है। इलिस्ट्रेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप इसमें मल्टीपल शेप्स बना सकते हैं। ये तो कहीं नहीं लिखा कि आपने अम्ब्रेला को ऐसे ही ड्रॉ करना है एक शेप में। इसको हम डिलीट करते हैं और हम अम्ब्रेला को 3 शेप्स में ड्रॉ करेंगे। किस तरह से, ये एक शेप हमने ये बनाई और ये हमारी एक शेप कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से हम एक और शेप बनाते हैं और इसमें हम कोई और कलर फिल कर लेते हैं और देन आप एक और शेप बनाओगे और इसमें हम कोई और कलर फिल कर लेते हैं।
तो ये तो आप पे डिपेंड करता है। अब जो लोग खुद को प्रोफेशनल समझते हैं, जो ये समझते हैं कि हमें ये टूल्स का पता है और हम इन पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपकी इलिस्ट्रेशन जो है उनको देख के आइडिया होना चाहिए कि ये प्रोज की हैं। और याद रखना, प्रो होने का मतलब अब ये भी नहीं है कि आपने मल्टीपल कलर्स इस्तेमाल कर देने, आपने मल्टीपल कलर इस्तेमाल नहीं करने। इंटरमीडिएट वाली एक्टिविटी के लिए आपके पास रिस्ट्रिक्शन है कि सिंगल कलर इस्तेमाल करने, जिसको मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। लेकिन सिंगल कलर का मतलब अब ये भी नहीं होता कि अगर आप ब्लू कलर इस्तेमाल करें आपने एक ही ब्लू कलर इस्तेमाल करना है। हम एक ही कलर में से मल्टीपल कलर्स निकालते हैं, लेकिन उनकी ह्यू सेम ही होती है। शेप्स आप कितनी भी बना सकते हो। ये ट्री है, जो प्रोफेशनल्स हैं वो इसकी मल्टीपल शेप्स बना के इसको ड्रॉ करेंगे, बट दैट हैज टू लुक लाइक अ ट्री। अब ये नहीं है कि इसमें आपने पर्पल कलर फिल कर दिया तो वो ट्री नहीं लग रहा, आपने ऐसी शेप्स बना दी कि ट्री की फील नहीं आ रही। इफ यू गाइज आर प्रोफेशनल यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। बिगनर्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सिंपल एक शेप ड्रॉ करो और उसमें कलर फिल कर दो, दैट्स इट। और वो आपने किस तरह से करना है, कलर में हमारे पास क्या होता है, हमने ये एक सिंपल शेप, यहाँ पे 3 शेप्स बनाई हैं हमने। एक ये शेप है, एक ये है और ये तीसरी शेप है। मोनोक्रोमैटिक थीम में हम एक ही कलर से 3 से 5 कलर्स निकालते हैं। 3 से कम नहीं होते, 5 से ज़्यादा हो सकते हैं। वो किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल ये कलर है और हमने इस कलर के बॉक्स पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये कलर पिकल का पैलेट आ गया। आपने बेस कलर वो लेना, बेस कलर वो होगा जो आपका मेन कलर है। और आपकी मर्जी है इस पूरी असाइनमेंट के लिए, लाइक इसमें ट्री है, कार है, अम्ब्रेला है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उन सब के लिए या तो एक ही कलर सिलेक्ट कर लो, योर बेस कलर, या आप हर एक शेप के लिए डिफरेंट बेस कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अभी हम हर एक शेप के लिए डिफरेंट बेस कलर सिलेक्ट करें। मैंने ये सोचा कि अम्ब्रेला के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी ब्लू कलर। ब्लू कलर के लिए आप कहीं पे भी क्लिक कर लो, या आपके पास जो पूरा कलर पिकर का ऑप्शंस आ रहे हैं, आप कहीं पे भी क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक कुछ ये दिए गए हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें हम कलर्स को डिफाइन करते हैं। आमतौर पे इस्तेमाल होता है RGB, रेड ग्रीन ब्लू। इसमें इतना रेड है, इतना ग्रीन है, इतना ब्लू है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब मैंने आपको बताया एक ही कलर से मुख्तलिफ कलर ड्राइव करना होता है। तो मोनोक्रोमैटिक स्कीम्स में हम अपने कलर को चेंज नहीं करते, हम चेंज करते हैं उसकी सेचुरेशन एंड ब्राइटनेस को। RGB से ऊपर आपको नजर आता है ह्यू, सेचुरेशन एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन, और उसके साथ राइट साइड पे होता है CMYK। RGB स्क्रीन के कलर्स हैं, CMYK आपके प्रिंट के कलर्स होते हैं। इसमें सियान कितने हैं, मैजेंडा, येलो, ब्लैक, ये कितने हैं। सो हमने क्या करना है, आपने बेस कलर वो लेना है जिसमें ब्राइटनेस 60% होगी। अगर मुझे ब्लू कलर सिलेक्ट करना है तो मैंने किसी चीज को, आपने किसी और वैल्यू को चेंज नहीं करना, आप सिर्फ ब्राइटनेस की वैल्यू को चेंज करेंगे और इसको आप रखेंगे 60 पे। ये आपका बेस कलर आ गया। आप अम्ब्रेला एक इलिस्ट्रेट कर रहे हो इन द ब्लू कलर, क्लाइंट ने बोला है मुझे मोनोक्रोमैटिक इलिस्ट्रेशन चाहिए या मुझे मोनोक्रोमैटिक वेक्टर ट्रेसिंग चाहिए। बेस कलर आपने ये वाला डिसाइड किया, देन आप इस पर क्लिक करेंगे अपनी अगली शेप पे, और इसमें भी हम यही कलर फिल करते हैं इनिशियली। देन कलर बॉक्स पे क्लिक किया और इसकी ब्राइटनेस वो 60 थी, जस्ट अ सेकेंड, ब्राइटनेस हैज टू बी 60। जो भी आपने कलर सिलेक्ट करना है बेस के लिए, जो आपका मेन कलर होगा उसकी ब्राइटनेस 60 होगी। और फिर उस 60 में आप 20 से 40% की वेरिएशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये ब्राइटनेस 60 है ब्लू कलर में, अगले कलर के लिए आपने क्या करना है, आप या इसकी ब्राइटनेस 20% कम कर लो या 20% ज़्यादा कर लो। 20% जब हम ज़्यादा करेंगे तो देखते हैं क्या होता है, 20 से 40 के बीच में आप कर सकते हो, 20% भी कर सकते हो, 30-40 कोई भी कर सकते हो। मैं 20% कह रही हूँ, तो 20% करने से मेरे पास इसका ये शेड आ गया। एंड देन इसमें हम अपना अगेन बेस कलर फिल करते हैं, कलर पैलेट ओपन करेंगे और यहाँ से 60 की बजाय उसको मैं कर दूंगी 60 की बजाय 80, हमने उसमें 20 ऐड कर लिया, तो ये आपका लाइटर टोन है। जस्ट अ सेकेंड, इसमें आई थिंक नो 60 से 40 पे जाना है हमने। ये 3 हमारे पास कलर्स आ गए। जब हम इनको एक साथ रखेंगे तो ये मोनोक्रोमैटिक थीम बनेगी।
ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये नॉन प्रोफेशनल है, इसके आप बाद में आपको बताते हैं कि प्रोफेशनली हमने कलर्स को कैसे सेट करना है। और वेक्टर ट्रेसिंग में ये खासा अहम है। अहम इस वजह से है क्योंकि जो भी ट्रेसिंग होती है, जो भी आप ड्राइंग करते हैं, वो प्लेन कलर में तो होती नहीं है, क्योंकि प्लेन कलर में उस ऑब्जेक्ट के फीचर्स प्रोमिनेंट नहीं होते। आप अपनी इलस्ट्रेशन को कलर नहीं कर सकते। यही सी शेल जो भी आपके सामने एक स्केच नज़र आ रहा है, अगर आप इसको किसी भी थीम के तहत कलर करेंगे तो इट विल एक्चुअली लुक लाइक अ सी शेल। सो इसमें हम क्या करते हैं, जब आप लोगों ने अपने कलर्स बनाने हैं, जो जिस तरह से आप असाइनमेंट अपलोड करेंगे वो तरीकाकार ये होगा। फॉर एग्जांपल आपने ये डिसाइड किया कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हम डिफरेंट कलर को चूज करेंगे। आपने यहाँ पे सर्कल एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। स्क्वायर के लिए हम शेप टूल का इस्तेमाल करेंगे। शेप टूल को हमने बहुत डिटेल में सीखना है। अभी के लिए सिर्फ इतना है कि आपने रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करना है और एक यहाँ पे स्क्वायर बना लेना है। उस स्क्वायर में आप फिल करोगे अपना बेस कलर। बेस कलर जो भी हो, ब्राइटनेस उसकी 60% होनी चाहिए। और यहाँ पे हम टाइप टूल से लिखेंगे बेस कलर। आप सब लोगों ने सितारों की महफिलें अटेंड की हैं। जो चीज़ें, जो रूल्स मैंने वहाँ पे आपको सिखाए थे, 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स, अलाइनमेंट, कलर कंट्रास्ट और इमेज को स्ट्रेच नहीं करना। ये तीनों गलतियाँ आपने अपनी असाइनमेंट में बिल्कुल नहीं करनी। जब हम डिज़ाइन की तरफ आएंगे, आपका डिज़ाइन अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप डिज़ाइन के बेसिक प्रिंसिपल्स को ब्रेक करेंगे तो फिर आपके काम को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अभी हम इसको डिज़ाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। डिजाइन में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं कि आपने अपनी पेन टूल की प्रैक्टिस कर ली, आपने एक असाइनमेंट कंप्लीट कर दी, अब आपने दुनिया के सामने अपने काम को प्रेजेंट करना है, विच इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ योर वर्क। और उसमें डिजाइन इन्वॉल्व होता है। तो ये जो चीजें मैं भी आपको साथ साथ सिखाऊंगी, इनको आपने जहन में रखना है। आप कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, चाहे एक सिंपल लाइन ड्रॉ करते हैं, बट इफ यू नो हाउ टू प्रेजेंट दैट लाइन, आप एक डिजाइनर हैं। लेकिन अगर आपने एक बहुत शानदार इलिस्ट्रेशन बनाई है, बहुत शानदार पेंटिंग बनाई है, आपको अपने काम को प्रेजेंट करना नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि आप एक डिजाइनर नहीं, आप सिर्फ एक टेक्नीशियन है। ये बेस कलर हो गया हमारा। दिन हम इसी की कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेने के लिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैंने इसको कंट्रोल सी किया, कॉपी हो गया। अब मैंने प्रेस किया कंट्रोल वी, तो ये यहाँ पे आके पेस्ट हुआ है। इलिस्ट्रेटर में जब भी आप कोई चीज पेस्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके स्क्रीन के, आपकी कैनवस के सेंटर में पेस्ट होती है। अभी इसका हम सेंटर चेंज करते हैं। अब जो है वो यहाँ पे पेस्ट हुआ है। अगर हम इसको, अब वो यहाँ पे पेस्ट हुआ है, तो जो भी आप कॉपी पेस्ट करोगे ना, वो आपके सेंटर में पेस्ट होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि वो बिल्कुल सेम जगह पे पेस्ट हो, लेट्स सपोज मैं चाह रही हूँ कि मैं इसकी कॉपी लूँ और वो एग्जैक्ट सेम जगह पे प्लेस हो ताकि मुझे उसको अलाइन करने में आसानी हो, तो आपने पेस्ट करते हुए शिफ्ट की साथ इस्तेमाल करनी है। लेट्स सपोज कंट्रोल सी अगेन प्रेस करते हैं और अब मैं कंट्रोल वी प्रेस करते हुए शिफ्ट को भी प्रेस करूंगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। अब ये सेम जगह पे पेस्ट हुआ है। डाउन एरो या अप एरो से आप इसको ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आपकी अलाइनमेंट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती। इसी तरह से हम इसकी कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, और इसको आपको हो गया सेकेंडरी कलर। 3 कलर्स आपने लाजमी करने हैं। अगर 3 से ज़्यादा आप करते हो तो उन बाकी जितने भी कलर्स बनेंगे उनको हम कहते हैं एक्सेंट कलर्स। इसी तरह से हम इसकी एक और कॉपी लेते हैं। जब आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सिलेक्ट करना है तब भी आप साथ शिफ्ट की प्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि मैं ये शेप और ये टेक्स्ट एक साथ कॉपी करके एक साथ पेस्ट कर लूँ, तो इन दोनों को सिलेक्ट करते हुए आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी। जो तीसरा कलर आप बनाते हो ना, कोई सा भी आप यूज करते हो डिजाइन में, वो एक्सेंट कलर होता है। और जो बेस कलर होगा वो 60 होगा। जो आपका सेकेंडरी कलर होगा उसमें आपने 20 से 40 के बीच में अपनी ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करना है। अगर मैं इसको 60 की बजाय 40 करती हूँ तो ये अब डार्कर टोन में आ गया है। ये फिर डार्क कलर होता है। ये आपकी बेस का डार्कर टोन है। इसको आप 40 की बजाय 30 कर लेते हैं, थोड़ा सा विजिबल हो जाए।
और इसको हम क्या करते हैं 30। अच्छा, अगर मैंने वहां पे 30 प्लस किए हैं तो एक्सेंट कलर में मैं 30 माइनस करूंगी। अगर आप 20 प्लस कर रहे हो आपने 20 माइनस करने हैं, 40 प्लस कर रहे हो आपने 40 माइनस करने हैं। और ये 20 30 40 इसी तरह से होगा। इसको 23 24 ये वाली चेंजेस आपने नहीं करनी। सो मैंने 30 प्लस किए, 30 माइनस किए तो इसको प्लस करके हो जाएगा 90। तो ये मेरे मोनोक्रोमेटिक टोन बन गई है ब्लू की, और इसमें मैंने अपनी इस इलिस्ट्रेशन को बना लिया। अब फॉर एग्जांपल आपने अगली इलिस्ट्रेशन बनाई है, उसमें आपने कोई और कलर फिल किया, इसी को कॉपी कर लो और लेट्स सपोज हमने यहाँ पे पेस्ट किया है। अब ये गलतियां नहीं करनी, ये एक डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से डजंट लुक गुड, बिकॉज जो मैंने अपनी सेकंड पेस्टिंग की है राइट साइड पे वो मार्जिन्स को ब्रेक कर रही है। मार्जिन्स ब्रेक नहीं होने चाहिए। जो भी आपने अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है उसमें हर चीज सिमेट्रिकल होगी। अब मार्जिन्स को एडजस्ट कैसे करना, उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये हम कैसे मेक श्योर करेंगे कि हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की अलाइनमेंट सेम है। उसके लिए हम रूलर इस्तेमाल करते हैं। आपने क्या करना है, कंट्रोल आर प्रेस करना है, आर फॉर रूलर, रूलर जिसकी मदद से हम लाइंस लगाते हैं, अपने होमवर्क की कॉपीज पे लगाते थे। अब तो कोई होमवर्क नहीं करता होगा, लेकिन अब से आप लोग होमवर्क करोगे जो आपको दिया जाएगा। सो हम प्रेस करते हैं कंट्रोल आर। ये जब कंट्रोल आर नहीं था तो हमारी कैनवस के इर्द गिर्द रूलर्स नहीं थे। जैसे हमने कंट्रोल आर प्रेस किया आपके पास रूलर्स आ जाते हैं। यहाँ से आप मल्टीपल लाइंस ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आपने ड्रैग करना है और जहां पे आपको लाइन चाहिए वहां पे आप रिलीज कर दो। सो बाय डिफॉल्ट इनकी अलाइनमेंट सही है, ये सही जगह पे है। ये मैं इतनी डिटेल से इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि मेजॉरिटी का काम सही होता है, आपकी प्रेजेंटेशन फ्लॉप होती है। और यही गलतियां जब आप लोग अपनी असेसमेंट में करते हैं तो जो लोग आपका काम चेक करते हैं वो फिर मुझे बातें सुनाते हैं कि आपने इनको क्या सिखाया, इनको तो डिजाइन के बेसिक रूल्स नहीं आते। आप कैसा भी काम करो, आपकी टूल प्रैक्टिस नहीं सही कोई मसला नहीं है, बट आपके प्रेजेंटेशन में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीजें, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आपको टूल इस्तेमाल नहीं भी करना आता है, प्रेजेंटेशन आप इजीली बना सकते हो। ओके, अब ये तो हमने देख लिया। अब हमने एडजस्ट करने हैं अपने मार्जिन्स। मार्जिन्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इलस्ट्रेटर की मजे की चीज ये है कि आप किसी भी वक्त में अपनी आर्टबोर्ड के साइज को एडजस्ट कर सकते हो। अब इसमें ये है कि चूंकि ये इलिस्ट्रेशन का काम है, इलिस्ट्रेशन की कोई सेट डायमेंशंस नहीं होती। अभी आप इस पे इलिस्ट्रेशन बना रहे हैं, कोई डायमेंशन नहीं, अपनी मर्जी के साइज में बना सकते हो, तो आप कोई भी साइज चूज कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं अपने आर्टबोर्ड को थोड़ा सा अपडेट करूंगी। आर्टबोर्ड अपडेट करने के लिए आपको इलिस्ट्रेटर में एक टूल मिलता है आर्टबोर्ड का, ये वाला टूल इस पे मेंशन भी है आर्टबोर्ड टूल, और शॉर्टकट की है इसकी Shift+O। अगर हमने कीबोर्ड से शिफ्ट ओ प्रेस करते हैं तो हमारे आर्टबोर्ड के इर्द गिर्द एक डॉटेड लाइन आ गई है। इसका मतलब ये है कि आप अपने आर्टबोर्ड का साइज अब एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग कर लूंगी बिकॉज मुझे मार्जिन ही चाहिए, और दैट्स इट। ये आपने अपने आर्टबोर्ड्स को सेट कर लिया। आप इस तरह हाइट भी ज़्यादा कर सकते हो, विड्थ भी ज़्यादा कर सकते हो। इसको हम सेंटर अलाइन करेंगे। जो आपने हेडिंग देनी है, आप ये हेडिंग दे सकते हो मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, अपना नाम मेंशन कर सकते हो, अपने डोमेन के बारे में बता सकते हो। ये आपने सेंटर अलाइन करनी है। सेंटर लाइन क्यों करनी है उसका भी एक रीज़न है। वो रीज़न इंशाल्लाह जब आपके जो आपके पर्टिकुलर डोमेन्स हैं उनके लेक्चर्स में आपको बताऊंगी, क्योंकि इलिस्ट्रेशन में इसका ताल्लुक नहीं है। इलिस्ट्रेशन वालों, जब आपने कोई भी काम को प्रेजेंट करना है तो हेडिंग आप लोगों ने सेंटर अलाइन करनी है। सेंटर अलाइन करने के लिए सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करते हैं। आमतौर पर टेक्स्ट की 3 फॉर्म्स होती हैं। एक होता है राइट अलाइन, लेफ्ट लाइन और सेंटर लाइन। अमूमन लेफ्ट लाइन इस्तेमाल किया जाता है, इंग्लिश भी लेफ्ट लाइन होती है, ह्यूमन आई की मूवमेंट भी लेफ्ट लाइन होती है। तो बाय डिफॉल्ट आप माइक्रोसॉफ्ट का कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं या एडोबी का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें टेक्स्ट लेफ्ट लाइन होता है। डिज़ाइन में हम सबसे पहले इस चीज़ को ब्रेक करते हैं, हम उसको करते हैं सेंटर अलाइन। अब चूंकि मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज, सारी चीज़ें मुझे प्रॉपर्टी बार में मिलेंगी। यहाँ पे एक ऑप्शन है सेंटर लाइन का। अब मैंने इसको सेंटर लाइन कर दिया, वो तो आर्टबोर्ड से बाहर चला गया, क्योंकि वो आर्टबोर्ड के हिसाब से सेंटर लाइन नहीं है, वो सिर्फ टेक्स्ट आपस में सेंटर लाइन है। तो इसको आर्टबोर्ड पे सेंटर लाइन करने के लिए ये आपको अलाइनमेंट के जो है ऑप्शंस मिलेंगे।
इनको यूज करना बहुत फायदा देगा आपको डिजाइन में। आप कुछ भी ड्रॉ करें, मेक श्योर कि दैट इज परफेक्टली अलाइन। अलाइनमेंट डिजाइन का एक ऐसा रूल है कि अगर आप इसको फॉलो नहीं करते, आप कितना ही अच्छा डिजाइन बना लो, डिजाइन फ्लॉप है। इन द एंड इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। पैकेजिंग एक ऐसी डोमेन है कि इसके डिजाइन अमूमन बाकी तमाम डिजाइन से सिंपल होते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं 300-400 डॉलर्स के, जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट नेम लिखना है और बहुत कोई मिनिमल सा फॉन्ट इस्तेमाल करना है। लेकिन जब वही डिजाइन एक मॉकअप पे रखा जाता है ना, डिजाइन की फील चेंज हो जाती है। लगता है पता नहीं कितना लग्जूरियस और रॉयल डिजाइन है, हालांकि उसकी एक्चुअल फाइल बहुत सिंपल होती है। सो प्रेजेंटेशन मैटर्स अलॉट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, इसके हम सेंटर लाइन कर लेंगे। अब इसमें राइट लेफ्ट मार्जिन्स इक्वल हैं, आपको मार्जिन्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये आपकी हेडिंग होगी। आप इस तरह से चाहो तो डिफरेंट मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम्स बना लो, चाहो तो एक ही बना लो, दैट इज़ अप टू यू। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। इसमें आप पॉप आउट फिल करेंगे, स्ट्रोक को डिलीट कर देंगे, ओरिजिनल फाइल भी डिलीट कर दोगे, जो आपकी गाइड है उसको भी आपने डिलीट कर देना। यहाँ पे भी जो आपके पास स्केचेस वाली गाइड है उसको भी आपने डिलीट कर देना। और डिलीट करके आप लोग अपलोड कैसे करोगे, इस मसले का भी मैं आपको हल बताती हूँ। लास्ट 2-3 डेज में काफ़ी फर्स्ट क्रिएट हुआ था असाइनमेंट्स को लेके। असाइनमेंट का ये होता है कि अब से पहले ना मैं आप लोगों के जितने भी ईगल से अपना काम अपलोड करते थे, मैं फेसबुक पे रिव्यू कर देती थी। फेसबुक कुछ कमेंट्स के बाद कमेंट ब्लॉक कर देता है, और जब आप बच्चों का काम चेक कर रहे होते हो फ्लो ब्रेक हो जाता है, फिर उस फ्लो में काम नहीं होता। सो आई थॉट कि कुछ ऐसा प्रोसीजर हो जिसमें आपका काम जो है ना वो टाइम टू टाइम असेस किया जाए। अगर आपके काम की असेसमेंट नहीं की जाती, फिर आप लोग फाइनल असेसमेंट के टाइम पे मार खाते हैं। उस टाइम पे आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते। पूरा आपका ट्रेनिंग का जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन मेजॉरिटी को बेसिक का आइडिया ही नहीं होता। देन आई थॉट कि आप एक एल्बम क्रिएट कर लो। एल्बम का फ़ायदा ये होता है कि आपको ना पोस्ट मैनुअली अप्रूव नहीं करनी पड़ती। अभी देखो ग्रुप में काफ़ी सारी पेंडिंग पोस्ट है, सारी की सारी पोस्ट मैं खुद अप्रूव करती हूँ ताकि किसी का काम मेरी नज़र से गुजरे बगैर रह ना जाए। कोई भी आप काम अपलोड करते हो मुझे पता होगा क्या बच्चा क्या परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इन द एंड इवेंचुअली मैंने ही आपको गाइड करना है। लेकिन उसमें भी ये होता है कि अगर एक डेडलाइन दी हुई है तो कुछ अगर मैं बिजी हूँ कहीं पे इंगेज हूँ तो पेंडिंग पोस्ट पड़ी रह जाती है। एल्बम में ये होता है कि विदाउट एनी अप्रूवल आप डायरेक्टली अपना काम अपलोड कर देते हैं और सारा काम एक जगह पे होता है। तो अब चूंकि बहुत सारे बच्चे अपनी अपनी मर्जी से एल्बम्स बना लेते हैं, अब मैं आपको एक ही दफ़ा चीज़ एक्सप्लेन करूँगी और आई एम श्योर कि आप इसको फॉलो करोगे। हर एक क्लास की एल्बम मैं खुद बनाऊँगी। ये जिस तरह से इतनी रैंडम्स एल्बम बनी है, हर कोई अपनी मर्जी से काम अपलोड कर रहे हैं, आप उस तरह से नहीं करोगे। अब तक जो हो गया दैट इज़ फाइन, उसको भूल जाओ, आगे को देखो कि हमने आगे किस तरह से करना है। अभी मैं एक एल्बम क्रिएट करूँगी, आप सब ने उसमें अपने काम को अपलोड करना है। अगर अभी क्लास में 66 पार्टिसिपेंट्स हैं, दैट मीन्स बाय द डे ऑफ डेडलाइन उसमें 66 जो है आप लोगों की असाइनमेंट्स होनी चाहिए। या अगर मल्टीपल असाइनमेंट है, जैसे आज आपकी मल्टीपल असाइनमेंट है, तो वो ज़्यादा भी हो सकती है। उससे फिर ये होगा कि जब फ्यूचर में आपके क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस होते हैं जिसमें मैं आपके काम को लाइव रिव्यू करूँगी, तो हमने एक एल्बम ओपन किया और हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, एरियाज टू इम्प्रूव क्या है। काम को देख के आइडिया हो रहा है कि ये प्रोफेशनल का काम है, ये एक बिगनर का काम है, लाइक दिस वन इज़ रियली गुड। सो आप इस तरह से जो है ना हम चीज़ों को एनालाइज करेंगे। हैशटैग से हैशटैग आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है, लेकिन सम टाइम हैशटैग से जो है ना एक्टिविटीज़ शो नहीं भी होती, बट एल्बम में ये फ़ायदा होता है कि हर चीज़ आपके सामने नज़र आ जाती है। अभी मैं आपकी आज की एल्बम क्रिएट कर रही हूँ, आप सब ने इसी एल्बम में अपनी इन दोनों एक्टिविटीज़ को इंटरमीडिएट एंड एक्सपर्ट अपलोड करना है। सो एल्बम का हम नाम रखते हैं पेन टूल इंटरमीडिएट एंड एक्सपर्ट, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दी हुई है, इसमें आपने क्या करना है। एक काम करते हैं, ये जो गाइड्स हैं ये मैं इसी में अपलोड कर देती हूँ ताकि आप इनको परफॉर्म करके
तो सबमिट करवा दें. Just a second, then I'll answer your questions. One second. इसमें आपने पॉप आउट कलर्स इस्तेमाल करने हैं और ये जो इंटरमीडिएट है इसमें आप मोनोक्रोमैटिक थीम्स इस्तेमाल करोगे. और इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. जितनी आप लोग एक दूसरे के लिए कन्फ्यूजन पैदा करते हैं ना, आपके क्लाइंट्स ने वैसे ही आपका दिमाग ख़राब कर देना. एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा किया करें. अगर कुछ चीज़ समझ में आ जाती है तो उसको समझ ही रहने दिया करें, प्रॉब्लम ना बनाया करें. ओके, इसमें आपका ये वाली असाइनमेंट अपलोड कर देते हैं. मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ कि आप लोगों ने कौन कौन सी थीम यूज़ करनी है. अब अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो बजाय एक दूसरे से पूछने कि आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, अब आपके जो भी सवाल है आप लोग पूछ सकते हैं. चैट भी ओपन है. अगर आप लोगों ने ऑन माइक पूछना है तो रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क. जी, कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था. ओके दानिश, डू यू हैव अ क्वेश्चन? पॉप आर्ट का रिपीट कर दे. फारूक, आप गूगल का इस्तेमाल करें, उस पर लिखेंगे पॉप आर्ट क्या होता है. डेडलाइन नेक्स्ट क्लास से पहले. बिल्कुल राबिया, पेन टूल की एक्टिविटी जिन जिन स्टूडेंट्स की है ना वो इसी एल्बम में पोस्ट करेंगे. बाकी जिस जिसकी एक्टिविटी सेपरेट होगी तो उनसे हम पूछ लेंगे, उनको उनकी एक्टिविटी के हिसाब से गाइड कर दिया जाएगा. इंटरेस्टिंग है, चलो दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है. हाँ शहरोज, मैंने कहा है कि पॉप आर्ट जो है आप गूगल पे सर्च करें ना, हर चीज़ मैं ही बताऊँ तो ही आपको समझ आएगी. कुछ गूगल की भी सुन लें क्या होता है. कलर्स के बारे में अगेन बता दें. इसरार, अगेन क्या बताऊँ. बिल्कुल प्रैक्टिस तो हमें चाहिए, प्रैक्टिस के बगैर तो हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते. पहले इनको ट्रेस करना है, देन कलर फिल. एब्सोल्युटली राना, पहले आप इनको ट्रेस करोगे, उसके बाद आप कलर फिल करोगे. गाइड कैसे लगाते हैं अमजद? गाइड लगाने के लिए आपने प्रेस करना है अपने कैनवस पे Ctrl+R. आर फॉर रूलर. सो रूलर जब आ जाएगा आपके पास तो उस पर आप क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे, आपके पास गाइड्स आती जाएंगी. जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे आप लगा लें. अगर आपको कोई गाइड डिलीट करनी है उस पर क्लिक करें, डिलीट पे प्रेस कर दें, या आप उसको वापस उसके रूलर में छोड़ें तो वो डिलीट भी हो जाएगी, वापस भी चली जाएगी. जो असाइनमेंट अप्रूव नहीं है वरीड होने की ज़रूरत नहीं है अलीम, कोई मसला नहीं है. अभी अप्रूव हो जाएगी. बिल्कुल कलर्स आप अपने हिसाब से दोगे, लेकिन बेस कलर में से एक्सेंट और सेकेंडरी कैसे ड्राइव करना है वो फार्मूला के मुताबिक होगा. वेक्टर इलस्ट्रेशन सेम होती है ज़ारा, इट्स ऑलमोस्ट सेम. अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर हूँ. बस आजकल फ्लू वायरल हुआ है तो कभी सही हो जाती है, कभी ख़राब हो जाती है. हम दो डोमेन्स वाले एक ही एक्टिविटी पे दोनों डोमेन्स मेंशन कर दें, सेपरेट बना के अपलोड करें एल्बम में. एक ही एक्टिविटी पे दोनों डोमेन्स मेंशन कर दो जिनके मल्टीपल डोमेन्स है, आप सारी डोमेन मेंशन करोगे ताकि हम ये देख सकें कि एक पैकेजिंग वाला प्रो एक इलस्ट्रेटर स्किल वाले के मुकाबले में कैसा काम करता है. एंकर पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कर रहे हैं. ना सिर्फ वो साथ साथ मूव हो रहा होता है ना. जब आप एंकर पॉइंट है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जब तक आपकी वो क्लोज नहीं होगा पेन का बिहेवियर, तब तक आपके एंकर पॉइंट जो है उसको आप डायरेक्शन देते रहेंगे. थैंक यू सो मच बुशरा, बहुत शुक्रिया माज. ऑल इमेजेस पे सेम कलर यूज करना या अलग अलग, या आपकी मर्जी है. इसरार, सब पे सेम करना चाहो दैट इज अप टू यू. फिर आप एक ही दफ़ा बताओगे कि आपका कलर पैलेट क्या है. अगर आप सेपरेट करना चाहोगे तो आपकी मर्जी है. एग्जैक्टली मरियम, उसमें आप मल्टी कलर्स इस्तेमाल करेंगे. जो बिगनर्स हैं वो सिंगल कलर भी कर सकते हैं.
सब ईगल्स मून स्टार्स एहतियात करें आजकल, बिल्कुल सही कहा अलीम ने, वायरल हुआ हुआ है ना, तो सब एहतियात करें, बहुत अच्छी बात है। एक्सपर्ट असाइनमेंट के कलर्स भी ब्रेक करके फिल कर सकते हैं, बिल्कुल। आई वांट टू सी कि एक्सपर्ट्स जो समझते हैं खुद को कैसा काम करते हैं। थैंक यू सो मच मरियम। एक बेस कलर की वेरिएशन देनी है, बिल्कुल रोआना, लेकिन फॉर्मूला के मुताबिक। हर काम रूल के तहत होता है ना, पता चले कि इनको रूल्स का पता है, ये एमी कलर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। ओके, आपका टाइम इज़ ऑलमोस्ट अप और नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। नमाज का टाइम दे देते हैं क्योंकि नमाज अजान हो रही है ना। रमशा, आप ना ग्रुप में मैसेज कर दो कि हम स्टार्ट करते हैं 8:10 पे, ठीक है? जी बिल्कुल फ़रीन, इतना सिंपल सा काम है, अगर इंसान ओके को मैम। शौक हो तो क्या नहीं हो सकता। फटाफट करके सबमिट कर दो। आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट। आप सब लोग उनकी वालिदा के लिए दुआ करें, अल्लाह उनकी मगफिरत करे और उनकी फैमिली को सब्र दे। पेरेंट्स जैसा तो कोई भी नहीं हो सकता दुनिया में। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।